Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 1 August 2020. Let's start the session. Our first news is related to हाँ, कोर सेक्टर जो है वो 15% डिक्लाइन हो गए हैं। तो कोर सेक्टर हम जान लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कोर सेक्टर। तो 8 कोर सेक्टर हैं जो इंडिया में माने गए हैं। इनके नेम ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में 4-5 ऑप्शन दे देता है, उसमें पूछता है इसमें से कौन सा कोर सेक्टर है या नहीं है। तो आप नाम जरूर याद रखिएगा 8 कोर सेक्टर्स का। उनका नाम है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुआ है वो स्टील का हुआ है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो डिक्लाइन हुआ है अभी 4 महीने में सबसे ज़्यादा वो हुआ है स्टील। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये करीबन 40% है जो टोटल इंडस्ट्री है उनका। हमें कैसे पता है 40% है? क्योंकि IIP जो इंडेक्स निकलता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, IIP एक इंडेक्स होता है जो हर महीने निकालता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है IIP। तो उसके अनुसार जितनी इंडस्ट्री है उसका 40% जो है वो केवल इन 8 कोर इंडस्ट्रीज से आता है। 40% ये 8 कोर इंडस्ट्री। कौन बताता है? IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये कौन निकालता है? CSO हर महीने निकालता है, मंथली। CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर आता है। तो आपको 3-4 चीज़ ध्यान रखनी है। 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा डिक्लाइन अब कौन कर रहा है? स्टील कर रहा है। ये जो 8 कोर इंडस्ट्री कितना है? टोटल 40% ये बनाती हैं पूरी इंडस्ट्रीज का। किससे पता चला? IIP से, इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। कौन निकालता है? CSO निकालता है। CSO किसके अंदर है? MOSPI के अंदर है। मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी, जो आपको ना पता वो आप नोट कर सकते हैं। और ये 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? जैसे 40% तो टोटल शेयर है 8 कोर इंडस्ट्री का, तो 40% में भी जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो है हमारा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का अगर कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो शेयर है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि देखिए 8 कोर इंडस्ट्री में एक रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी है, तो इसका सबसे ज़्यादा शेयर है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में, करीबन 28%। तो मैंने इसमें आपको सब बता दिया। फिजिकल डेफिसिट तो आपको पता होगा, घाटा बोलते हैं। घाटा गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है, घाटा, लॉस। गवर्नमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है फिजिकल डेफिसिट की? कि जितना गवर्नमेंट पे रिसिप्ट होता है, गवर्नमेंट पे कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, आय, गवर्नमेंट की आय, उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट, माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब सरकार कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। तो अगर सरकार के पास पैसा कमा रहा है और वो खर्चा ज़्यादा कर रही है तो उसे घाटा होगा, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। बस आप इतना शॉर्ट में ध्यान रख लीजिए। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है उसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। रिसिप्ट मतलब सरकार पे जितने जगहों से पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर जहाँ जहाँ वो खर्चा कर रही है। अगर पैसा ज़्यादा खर्चा करेगी और पैसा सरकार पे कम आ रहा है तो घाटा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो बस आप इतना ही जान सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अभी ये सजद लोन है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो इनको डिटेंशन कर दिया गया था 1 साल के लिए। बताइए, 1 ईयर के लिए डिटेंशन में थे, नजरबंद जिसे हम बोलते हैं। और ये क्या कहते हैं, किसके, अभी इनको छोड़ा गया है ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, इसके लिए छोड़ा गया। लेकिन अभी महबूबा मुफ्ती जो है जम्मू कश्मीर में, तो उनको अभी 3 महीने के लिए और रखा जाएगा। 3 महीने के लिए और। अभी कैसे कैसे हुआ है ये मैं बताता हूँ, किस एक्ट के थ्रू होता है। तो ये होता है जम्मू कश्मीर का एक एक्ट था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। ये जम्मू कश्मीर का स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। इसके तहत इनको डिटेंशन किया गया। 2 कंडीशन में डिटेन कर सकते हैं, या तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मामला हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना हो। तो अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मामला है तो कम से कम 2 साल के लिए जेल हो सकती है इसके अंदर। और अगर पब्लिक ऑर्डर का मामला है तो कम से कम 1 ईयर के लिए। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। ये सेम है जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, दूसरे स्टेट्स में जो लगता है वो NSA लगता है, यही है सेम। और जो जैसे यूपी में NSA लगा है, बहुत जगह लगता रहता है। और जो जम्मू कश्मीर में वो PSA लगा है, जम्मू कश्मीर में जो लगा है वो PSA। सेम होते हैं दोनों, कुछ अंतर नहीं है। और इसे कौन लगाता है? इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगा सकता है, सीधे GM को पावर होती है, किसी पे भी ये NSA लगा सकता है। इसमें ट्रायल नहीं होता है। और इसमें जो मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अगर नॉर्मल पर्सन को पकड़ोगे तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन इस केस में भी ऐसा नहीं होता, इसमें बेल भी नहीं मांग सकते। तो बस आपको छोटे छोटे पॉइंट ये मैंने यहाँ लिख दिए, इतना ध्यान रखना है। इनको अभी आज़ाद कर दिया गया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, नो वेंडिंग। इसमें एक स्कीम का नाम था अस्मिता स्कीम। तो ये अस्मिता स्कीम जो है, पहली बात तो ये आप याद रख लीजिए, महाराष्ट्र की स्कीम है। ये ऑल इंडिया की स्कीम नहीं है, महाराष्ट्र की स्कीम है। इसमें क्या होता था, अब पैक ऑफ 8 सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते थे। जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उनका 8 का पैक दिया जाता था। गर्ल्स इन एज ऑफ 11 to 19 ईयर्स, इस एज की लेडीज, लड़कियों को, ऑफ ऑल जिला परिषद स्कूल्स, इन स्कूल्सों में एट सब्सिडीज कॉस्ट ऑफ 5 रुपये। मतलब 5 रुपये में 8 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते थे इन द एज ऑफ 11 to 19 ईयर्स ऑफ गर्ल्स
और बाकी का जो पैसा था वो सब्सिडी के फॉर्म में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना था। तो बस आपको ये याद रखना है, अस्मिता स्कीम जो है महाराष्ट्र रिलेटेड है, सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं ऑन सब्सिडाइज रेट, बस इसमें ये याद रखना और कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज महाराष्ट्र रोल आउट फॉस्टर केयर स्कीम। अब फॉस्टर केयर क्या होता है, वर्ड बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप लोगों को पता होना चाहिए इस वर्ड के बारे में, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है 2015, उसमें बोला गया है जो ऑर्फन पीपल होते हैं, अनाथ पीपल होते हैं, उनको दो तरीके से हम रख सकते हैं। या तो उनको कोई क्या कहते हैं अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट में क्या होता है बच्चा उन्हीं के साथ रहेगा, माँ बाप के साथ, मतलब उन्होंने अपना लिया पूरी तरीके से। एक होता है फॉस्टर केयर। फॉस्टर केयर क्या होता है कि हम जो भी बच्चा जहाँ पे भी हो उसका हम पूरी देखभाल हम दूर से करते हैं, उसकी गार्जियन बन के, उसके हम गार्जियन बन जाते हैं। जो उसके पढ़ाई का खर्चा कैसा भी खर्चा उसको हम स्पॉन्सर कर देते हैं, पूरे को स्पॉन्सरशिप दे देते हैं कोई भी आदमी उसको, तो उसको हम बोलते हैं फॉस्टर केयर। एक होता है अडॉप्शन, एक होता है फॉस्टर केयर। अडॉप्शन में तो बच्चा माँ बाप के साथ ही चला जाता है बिल्कुल, तो आपको पता ही है। फॉस्टर केयर बहुत लोगों को नहीं पता है। तो फॉस्टर केयर में क्या होता है, कोई उसका गार्जियन बन जाता है, कोई उसको स्पॉन्सर कर देता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का, रहने वहने का सबका खर्चा वही उठाता है। बस आपको इसमें यही जानना है। ये किस में आते हैं सब, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी हेल्थ से रिलेटेड ऐसे आएगा कि हेल्थ की कंडीशन इंडिया में कितनी बुरी है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केवल इंडिया 1.2% जो है अपना जीडीपी का केवल हेल्थ पे खर्च करता है। देखिए कितना कम खर्च कर रहा है यार, क्या ही बोले। और जो इंडिया में जो डॉक्टर और पीपल्स का रेशियो है, डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो अब देखिए कितना है, 11457, कम से कम 1450 लोगों पे एक डॉक्टर, बताइए इंडिया का। और जो WHO का स्टैंडर्ड है वो कम से कम ये कहता है कि एक डॉक्टर कम से कम 1000 लोगों पे हो, ये WHO का स्टैंडर्ड है। तो आप दो पॉइंट कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी हेल्थ के ऐसे में, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है कि बस इंडिया 1.28% खर्च करती है अपना जीडीपी का ऑन हेल्थ सेक्टर, और इंडिया में जो डॉक्टर और या पॉपुलेशन है वो कितनी है, देखिए 1 से और 1450, जबकि WHO का स्टैंडर्ड कितना है 1 से 1000। बस आपको इतना याद रखना है इसमें। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अब ये मुल्लापेरियार एक डैम का नाम रिकमेंड हो रहा था, मुल्लापेरियार। तो एक आपको बताओ पेरियर रिवर भी फॉलो होती है, तो पेरियर रिवर जिनको पता है फ्लो जहाँ होती है वो बता देंगे मुल्लापेरियार रिवर डैम कहाँ पर है। तो ये कहाँ है, सबको पता है केरला में फ्लो होती है पेरियर रिवर, तो वहीं पे डैम है, मुल्लापेरियार डैम का नाम है। तो आपको याद रखना है कहाँ का डैम है, केरला का डैम है, बस इसमें यही जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ई दर्शन इज नो दर्शन। जो टीवी पर बोलते हैं कि दर्शन कर लीजिए, वो कोई दर्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप सब चीज़ खोल रहे हो, आपने होटल खोल दिए, जिम तक खोल रहे हो, तो टेम्पल क्यों नहीं खोल रहे हो। तो अब टेम्पल भी खोलेंगे, ई दर्शन नहीं होगा। क्यों बोल रहा है, क्योंकि टेम्पल का जिक्र है यहाँ पे, बैद्यनाथ टेम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ भगवान के, उनमें से एक है ये। कौन सा, बैद्यनाथ टेम्पल। ये कहाँ पे, देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है, झारखंड में। ड्यूरिंग श्रवणी मेला, श्रवणी मेला में टेम्पल को खोलो, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, बैद्यनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहाँ पर है, देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है, झारखंड में अपना, और श्रावणी मेला के चक्कर में इसको खोला जा रहा है। तो इसमें बस यही न्यूज़ थी, ये टेम्पल के बारे में इसलिए मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ मोदी गवर्नमेंट एम्पावर्ड मुस्लिम वुमेन। आज क्या है कि ऑब्जर्व्ड एज मुस्लिम वुमेन राइट डे। आज 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन का राइट डे है, तो इसलिए पिछले साल ट्रिपल तलाक पे बहुत केस आ रहा था। तो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ ट्रिपल तलाक केस इज शाहबानो केस। शाहबानो केस में ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को क्या कहते हैं, वो घोषित कर दिया था कि अब नहीं होगा। इसके लिए पीनल लॉ भी लाए गए हैं, पीनल लॉ, और जेल तक का प्रावधान है, जेल भी जा सकता है कोई अगर ये तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक जैसा कोई मामला आता है। और इससे कितना हो गया, कम से कम 82% डिक्लाइन हुआ है। देखिए लॉ लाने का ये होता है कि डिटरेंस क्रिएट हो जाती है, 82% कम हुआ है सब, बताइए 1 साल में। तो शाहबानो केस है, तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक पे लाया गया था। आज मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, इतना परसेंट देखिए कम हो गया। प्लीज़ जो ये परसेंट वाली चीज़ें ऐसे के लिए याद रखा करिए। अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई आ रहा है या गवर्नमेंट की कहीं बढ़ाइयाँ करनी है वुमेन के लिए, वुमेन के क्षेत्र में क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, तो आप डालिए कि ट्रिपल तलाक से क्या फ़ायदा हुआ, 80% 82% जो है ट्रिपल तलाक कम हो गए, ये फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट का। तो आप ये सब चीज़ यूज़ करा करिए, मैं इसीलिए यहाँ नोट कर पाता हूँ। सो प्लीज़ रिमेंबर इट। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, सरप्लस रेन लाइकली इन 2 मंथ्स। सरप्लस रेन जो है अगले 2 महीने में बढ़ने वाली है, और अगस्त सितंबर। तो इसमें कौन बोल रहा है, आईएमडी बोल रहा है। आईएमडी कौन सा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है। प्लीज रिमेंबर किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और ये बोल रहा है 2 महीने के अंदर बहुत सारा बारिश होगी। आईएमडी बोल रहा है इस बार जो मानसून है करीबन 14% बढ़ गया है। तो ये जो ये वाला रीजन है ये डेफिशिएंट है, यहाँ बारिश कम हुई है,
जो एक्सिस में जो बारिश हुई है ब्लू वाले रीजन है। अब ये देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में बराबर बारिश नहीं हुई है, कहीं ज्यादा हुई है कहीं कम हुई है। तो कई बार आ जाता है कि ऑल नॉर्थ ईस्ट है मैक्सिमम रेनफॉल या हैवी रेनफॉल, तो नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश नहीं हुई। नॉर्थ ईस्ट के 3-4 स्टेट्स में अच्छी बारिश हुई है, बाकी में लेस बारिश हुई है। बस आप ये और ध्यान रखिएगा। इसमें जो आज बताना था वो था ये ला नीना, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, प्लीज गो थ्रू इट। एक ला नीना होता है, एक एल नीनो होता है। तो मैं अभी आपको ये पढ़ा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, लेकिन आप एनसीईआरटी में भी जाके इसे पढ़िएगा। मैं यहाँ बताता हूँ आपको ये होता क्या। पहले ये देखिए, इस एग्जाम से आप समझेंगे। देखिए, अगर नॉर्मल चीज होती है, अगर नॉर्मल ईयर है तो क्या होता है, ये हमारा साउथ अमेरिका कोस्ट है, इसको हम बोलते हैं पेरू। यहाँ एक कंट्री है पेरू, तो उसको हमने बोल दिया पेरूवियन कोस्ट। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, इधर हमारा कहीं इंडिया है मान के चलिए। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ये इक्वेटोरियल है, तो यहाँ से हमारी ट्रेड विंड जाती है। आपको पता है इक्वेटोरियल से ट्रेड विंड गई, तो यहाँ का जो वार्म वाटर था वो यहाँ आ गया। ट्रेड विंड के चक्कर में जो यहाँ का वार्म वाटर था वो चल के यहाँ पर आ गया ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे वार्म वाटर इकट्ठा हो गया। तो वार्म वाटर इकट्ठा हुआ तो मॉइस्चर बनने लगा और ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। जहाँ वार्म वाटर होगा वहाँ इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा, ऊपर क्लाउड बन गए हमारे। और जब वार्म वाटर यहाँ से गया तो यहाँ जगह खाली हो गई होगी, तो जगह को खाली करने के लिए नीचे का जो कोल्ड वाटर था वो ऊपर आना शुरू हो गया। तो इसको हम बोलते हैं अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। अपवेलिंग, ऊपर आने लगा कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर ऊपर आया तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके आया। नीचे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ओशन के, तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए। न्यूट्रिएंट्स आ गए तो फिशेज आने लग गई। फिशेज आ गए तो यहाँ पर क्या हुआ, फिशिंग इंडस्ट्री ग्रो कर गई अपनी। कहाँ पर, साउथ अमेरिका के कोस्ट पे। सिंपल लॉजिक ये था। अगर नॉर्मल बात होती, नॉर्मल ऐसी होता है, हर साल ऐसी होता है। और यहाँ क्या फायदा होता था ऑस्ट्रेलिया में कि यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता था, तो यहाँ बारिश होने लगती थी, तो इनको बारिश का फायदा होता था ऑस्ट्रेलिया वालों को। इनको क्या होता था, इनको फिशिंग इंडस्ट्री से फायदा होता था। तो ये नॉर्मल कंडीशन थी। लेकिन एल नीनो ईयर में क्या होता है, एल नीनो, इसको हम क्रास्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, क्रिस्ट चाइल्ड, क्योंकि उसी समय पे आता है जब क्रिसमस होता है, तो उसी समय होता है। क्रिस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है अभी तक। तो इसमें क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल पे हमारी ट्रेड विंड चल रही होती थी वो वीक हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ जो वार्म वाटर इकट्ठा होना था वो हो नहीं पाया, और सारा वार्म वाटर यहाँ का भी और ऊपर से भी जो वार्म वाटर आ रहा था वो यहाँ इकट्ठा हो गया ऑन द पेरूवियन कोस्ट। अब पेरूवियन कोस्ट पे सारा वार्म वाटर इकट्ठा हो गया, तो दो कंडीशन हो गई। एक तो यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री खत्म हो गई, इस चक्कर में फिश यहाँ पर आएंगे नहीं, क्योंकि वार्म वाटर ज़्यादा आ गया, तो फिशिंग इंडस्ट्री आई नहीं। दूसरा क्या हुआ, यहाँ ज्यादा गर्म पानी इकट्ठा हो गया, तो अब यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। ये सबके लिए एल नीनो जो है सबके लिए बेकार है। अगर एल नीनो जिस ईयर होगा तो उस समय क्या क्या दिक्कतें आएंगी मैं ये भी बता देता हूँ। तो इधर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ ज्यादा वार्म वाटर इकट्ठा हो गया। क्लाउड फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ इतनी बारिश हुई कि यहाँ फ्लड आने लग गए। तो साउथ अमेरिका के कोस्ट पे फ्लड आया बहुत ज्यादा, यहाँ फ्लड आया। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट पड़ गया, क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर होता तो ऑस्ट्रेलिया में तो बारिश हो रही होती ना, लेकिन अब यहाँ आया तो यहाँ ड्रॉट पड़ गया। इंडिया के साथ क्या कंडीशन हो जाती है, मान के चलिए हमारा इंडिया है और यहाँ पे अगर ये एल नीनो आ गया है, तो यहाँ लो प्रेशर होता था, यहाँ हाई प्रेशर होता था नीचे, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाते थे तो हमें नॉर्मल मानसून मिलता था। लेकिन जब ये एल नीनो की कंडीशन आई तो लो प्रेशर यहाँ पे भी फॉर्म्ड हो गया ऑस्ट्रेलिया के पास। तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारा नॉर्मल मानसून यहाँ जा रहा था, तो अब ऐसे ना जाके वो यहाँ जाएगा, हमारे ये वाला जो लो प्रेशर है वो वीकन हो जाएगा ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ एल नीनो। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड ऐसे फ्लो होंगी तो यहाँ पर मानसून आएगा नहीं। तो एल नीनो का ये भी नुकसान है कि इंडिया का मानसून रिड्यूस हो जाता है, मानसून बहुत कम हो जाता है जिस साल एल नीनो आता है। ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट होता है, साउथ अमेरिका में फ्लड आते हैं। ये आपको देखिए मैंने लिख दिया है क्या क्या एल नीनो से होता है। अब ला नीना क्या होता है, ला नीना सबके लिए अच्छा है। ला नीना क्या होता है, जब एल नीनो की कंडीशन खत्म होने लगती है। तो एल नीनो की कंडीशन कैसे खत्म होगी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा बहुत, फिर बताता हूँ। अरे चल जा सर, एक तो मेरा कुछ चलता ही नहीं है। एक सेकेंड। अब आपको लानीना, अब लानीना की कंडीशन क्या होगी, दोबारा से ये हमारी यहाँ ट्रेड विंड आनी शुरू हो जाएंगी और ये हमारा जो वार्म वाटर है इधर आ जाएगा, दोबारा बहुत स्पीड में इधर आएगा और फिर से यहाँ बारिश होने लगी एडवांस स्पीड। नॉर्मल ईयर में तो थोड़ी बहुत बारिश होती थी, लेकिन लानीना में बहुत ज़्यादा आएगा तो अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी, मानसून भी अच्छा मिलेगा। और जितना यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी आएगा, वहाँ नीचे से इतना ही ज़्यादा कोल्ड पानी ऊपर आएगा विद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके। तो साउथ अमेरिका के कोस्ट भी बहुत फिश आएंगी वहाँ पे और वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री अच्छी ग्रो करेगी। तो मैंने आपको यहाँ हिंदी में एल नीनो ला नीना समझा दिया, फिर भी समझ में ना आया हो तो बताइएगा, मैं फिर से कल एक्सप्लेन कर दूंगा। जितना हो सका था मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज
हाँ, स्पीयर फिशिंग वाज यूज्ड इन ट्विटर हैक। तो स्पीयर फिशिंग क्या होता है? एक तो फिशिंग होती है नॉर्मल, जो फिशिंग होता है सब फ्रॉड का काम है, जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है सब फिशिंग ही बोलते हैं वैसे तो हम, ऑनलाइन जितना फ्रॉड है। तो अगर ये फिशिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन पे लगती है, स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट कर रही है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। अगर स्पेसिफिक इंडिविजुअल या कंपनी को टारगेट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। और अगर नॉर्मल टारगेट किसी को भी टारगेट हो रहा है, ग्रुप में टारगेट हो रहा है बहुत सारा, तो उसको बोलते हैं हम फिशिंग। तो दो चीज़ डिफरेंस तो ये हो गया। इसमें क्या होता है, कोई भी ईमेल आता है कि ऐसा लगता है कि वो किसी जान पहचान वाले से आया, और जैसे हम उस ईमेल को खोलते हैं तो मालवेयर हमारे कंप्यूटर को खुल जा चला जाता है और बहुत सारी हमारी डेटा इन्फॉर्मेशन को लीक हो जाता है। तो बस इसमें यह ध्यान रखना है कि ये स्पीयर फिशिंग क्या होता है, मैंने आपको यहाँ बता दिया। एक फ्रॉड है जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसके लिए होता है। Spear phishing attackers often gather and use personal information about their target to increase their probability of success। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया क्या है। ये ट्विटर पे अभी बहुत सारा चल रहा था तो इसलिए बताना पड़ा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज पोस्ट डिप्लीकेशन। ये यार इंडिया चाइना का है, तो इसमें मैं बस इतने के लिए आपको ये पूरा पढ़ाया। इसमें क्या लिख रहा है कि हम इंडिया जो है वो चाइना से कितना हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बने। हम कितनी ऐप्स बैन कर दें, कितने ट्रेड बैन कर दें, लेकिन मान देखिए कि 2018-19 में कितना सारा सामान वहाँ से लिया है। 92% इंडियन कंप्यूटर, 82% टीवी, 80% ऑप्टिकल फाइबर, 85% ऑफ मोटरसाइकिल कंपोनेंट्स और करीबन 80% एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिग्रेंट्स जो होते हैं, जो दवाइयाँ बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हम सब चाइना से लेते हैं। अगर इंडिया चाइना का कोई रिलेशन के बीच में आता है तो हम लिख सकते हैं चाइना से हम इतना सारा इंपोर्ट करते हैं तो एकदम उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑल्टरनेटिव्स टू दिस। जब हम इसके लिए ऑल्टरनेटिव फाइंड कर लेंगे, इतना सारा जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम किसी और दूसरी कंट्री से ये सब लेना शुरू कर देंगे, तब इनके साथ ऐसा काम करा जाए। लेकिन अभी अगर कंप्लीट ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो इंडिया को भी पूरा नुकसान हो सकता है। तो आप किसी भी ऐसे में इंडिया चाइना में ये जो डेटा है इसको यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज आर ओवर। सो आई थिंक यू लाइक माई लेक्चर। आज का लेक्चर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा था। और अब लोग देखना, मेरे को लगता है कम कर दिया, लगता है मज़ा नहीं आ रहा लोगों को। जो भी है बताइएगा, अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो सीरीज़ चलाएं ना चलाएं, आप अगर बोलेंगे तो नहीं चलाएंगे। और जिनको मज़ा आ रहा है वो एक लाइक शेयर कर देंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि प्रोत्साहन मिलता है किसी टीचर को। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर करिए। और कोई भी दिक्कत है यूज़ कमेंट सेक्शन, कैसी भी दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, जो भी है, आप अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो हमारी पिछले मंथ की जो हमारा क्या कहते हैं जुलाई, उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने डाल दी है, प्लेलिस्ट बना दी है पूरी। एक जो बोल रहे थे सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो आप यू कैन फॉलो इन 6-7 आवर्स में आपका पूरा एक महीने का रिवीजन हो सकता है। जिन्होंने पढ़ा भी है वो प्लीज़ जाके रिवाइज करिए। रिवाइज नहीं करेंगे आपको पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आप कितना ही पढ़ लीजिए, अगर आपने उसे रिवाइज नहीं करा है तो सब बेकार। तो ये जिन्होंने नोट्स बनाया वो अपने नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया वो जाके देख सकते हैं। और इस बार आप देखिएगा 1 पॉइंट, जिन्होंने पहले देख लिया 1.5 पे देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखा वो 1.25 पे लगा के देखिएगा। मुश्किल से 6-7 घंटे में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कोर्स जितना एक महीने का करंट अफेयर हो सकता है वो। तो कोई टेंशन नहीं है, आगे भी हम ऐसी मेहनत करेंगे आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, बाय बाय।